नमस्कार दोस्तों देश के अलग अलग कोने से हर गली हर चौराहे से आज सिर्फ एक ही शोर हमको गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है। पुलिस की लाठियां चल रही हैं, एफआईआर की फाइलें दर फाइलें बढ़ रही हैं, लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है। 300 से ज़्यादा युवाओं पर अकेले बिहार में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन नारों का गूंजना बंद नहीं हुआ उसके बाद भी। जी हाँ, नारे हैं मोदी डरता है, चाय वाला और ऐसे ना जाने कितने ढेर सारे नारे इस समय बिहार की हवा में तैर रहे हैं, बल्कि भारत की हवा में तैर रहे हैं। सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान का आनन फानन में 25 जुलाई को इस्तीफ़ा होता है और ये इस्तीफ़ा होना कोई मामूली बात नहीं है। ये इस्तीफ़ा ये इशारा करता है कि सत्ता के इस सबसे चमकते ब्रांड की दीवार जो है दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ नारों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उन 3 तीखे और सीधे सवालों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिन सवालों के बारे में जानना हम सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल ये है, क्या हज़ारों करोड़ के पीआर से खड़ा किया गया ब्रांड मोदी अब पूरी तरह से ढह चुका है? दूसरा सवाल ये है कि जो जेन-ज़ी आज सड़कों पर है, उसका गुस्सा अगले 50 सालों के भारत की राजनीति को कैसे बदलने वाला है? और तीसरा सवाल हमारा ये होगा, और सबसे बड़ा सवाल ये होगा हमारा, कि इस पूरे बवाल का राजनीतिक मलाई आखिरकार कौन खाएगा? कांग्रेस, सीजेपी, सपा या फिर कोई नया चेहरा किसी पार्टी का? जी हाँ, पूरे आंकड़ों को, पूरी बातों को, इन तमाम सवालों को ध्यान से समझने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आंदोलन की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के आने वाले भविष्य का एक बहुत बड़ा खाका भी इस वीडियो के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले उस सवाल की बात करते हैं, जी हाँ, जिसका नुकसान इस आंदोलन के बाद बहुत बड़ा हुआ है। जिस सवाल का नाम है ब्रांड मोदी। और उस राजनीति में ना एक कहावत भी है। वो कहावत ये है कि गुब्बारा जब हवा में होता है तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन एक बार पिन लग जाए ना, उसमें के अंदर दोबारा हवा भरना पॉसिबल नहीं हो सकता है। और वही जो विश्वास की हवा थी वर्तमान की सरकार के ऊपर, उस विश्वास की हवा अब फुस हो चुकी है। पिछले 10 से 12 सालों में पीआर एजेंसियां विज्ञापन और नैरेटिव के दम पर जो छवि बनाई गई थी, उसकी ईगो की हवा सोनम वांगचुक के मन से जो उठाया गया ना उनको जिस तरह से, उसके बाद वो हवा दोस्तों, ईगो की हवा धराशायी हो चुकी है। सोचिए, विज्ञापन के ऊपर कितना बड़ा पैसा खर्च करती है वर्तमान की सरकार। और दोस्तों, अगर हम न्यूमेरिक डाटा को ध्यान से समझें तो हम ये पाएंगे कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जो इस्तीफ़ा मिला है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है, बल्कि उससे पहले ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका था बिहार के अंदर। और 300 से अधिक एफआईआर दर्ज बिहार के छात्रों के ऊपर की गई है, जबकि वादा ये किया गया था कि देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी युवा के ऊपर कोई भी नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन 300 से अधिक एफआईआर दर्ज हो गई। और सीजेपी के प्रवक्ता, ध्यान रखिएगा, सौरभ दास ने इस बात को लेकर के अपनी आपत्ति जताई है। फिलहाल एफआईआर को लेकर के दोस्तों बैकफुट पर सरकार आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, 25 जुलाई 2026 को क्या हुआ था जंतर मंतर के अंदर? धर्मेंद्र प्रधान का जो शिक्षा मंत्री था, इसका इस्तीफ़ा हुआ। और ये इस्तीफ़ा दोस्तों अचानक होने वाला इस्तीफ़ा नहीं था, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ एक इस्तीफ़ा नहीं, बल्कि सरकार का एक कबूलनामा भी था उसके फेलियर का। ये कबूलनामा था कि नीट पेपर लीक और युवा को गुस्सा उनके काबू से बाहर जा चुका है। ये इस बात का संकेत था। सोचिए एक बार, पिछले 10 सालों में कितने पेपर लीक हुए हैं, और लगातार सरकार इस धर्मेंद्र प्रधान को प्रोटेक्ट कर रही थी। वो तो अलग बात है कि भैया ये प्रोटेस्ट एक बड़े स्केल पर फैल गया, तब जा कर के वर्तमान की सत्ता थोड़ी सी घुटनों पे आई। अगर हम देखें दोस्तों, 12 दिन वर्सेस 12 साल के बारे में अगर हम अध्ययन करें, पिछले 12 दिनों में प्रधानमंत्री की छवि पर जो दाग लगे हैं ना, उसका असर पिछले 12 साल की राजनीति कैरियर में कभी भी नहीं देखा गया। हमें बस यही दिखाया गया, सब चंगा सी अमृतकाल है तो बस केवल इसी देश के अंदर है, इसी देश के अंदर है, केवल यही अमृतकाल बह रहा है। लेकिन अमृतकाल की अगर हम असली तस्वीरों को ध्यान से समझें तो पर डे हमारे इस देश के अंदर 25 सरकारी स्कूल शट डाउन हो रहे हैं। क्या हमारे इस अमृतकाल के अंदर हर व्यक्ति, हर छोटा बच्चा जो जन्म लेने वाला, जो बच्चा जन्म ले चुका है, क्या वो ब्रह्म ज्ञानी बन चुका है? उसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्या हम लोग इतना अमृतकाल बन गए हैं? क्या हम इतने बड़े विश्वगुरु बन चुके हैं क्या? सर, जब तक सवाल अर्थव्यवस्था या कागजों का था, तब तक आंकड़े छुपाए जा सकते थे।
आंकड़ों में दिखा दिया गया हमारी रैंक कितनी अच्छी उतनी अच्छी, हम ये ऐसे हम ऐसे। लेकिन जब सवाल करोड़ों युवाओं की आंखों की रोशनी और उनके सुनहरे भविष्य का हो तो विज्ञापन के पर्दे छोटे पड़ जाते हैं। और यही विज्ञापन के पर्दे छोटे हुए होते हुए हमने जंतर मंतर के अंदर देखा है, इस प्रोटेस्ट के अंदर देखे हैं। और क्या इसे सत्ता के अंत की शुरुआत माना जाए? और कुछ विशेषज्ञों का मानना ये है कि तिलिस्म टूट चुका है। जी हाँ, जो गुबार था घमंड का कि अपरिच भगवान है, वो घमंड अब टूटता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष इतना पहली बार हमको आक्रामक होता हुआ दिखाई दिया है वर्तमान की सरकार के ऊपर। हाँ, आक्रामक होता है वो अलग बात है, लेकिन इतना आक्रामक होते हुए कभी नहीं देखा। चाहे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हो या फिर कांग्रेस के तमाम नेता हो या फिर सपा के नेता हो, किसी अदर पार्टी का नेता ही क्यों ना हो, तमाम विपक्ष जो है इस समय युवाओं के साथ खड़ा था। काफ़ी अच्छी बात भी है, आवाज़ को दम मिलता है। और दोस्तों अब आते हैं दूसरे और सबसे भयानक पहलू पर, बीजेपी और आरएसएस को इसकी क्या और कितनी कीमत चुकानी पड़ी है। आप सोचिए, जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो भी आरएसएस से आए थे, नए शिक्षा मंत्री भी आरएसएस से आए हैं। और इसका सटीक अंदाज़ा लगाना आज काफ़ी मुश्किल है। क्या ये नए शिक्षा मंत्री सफल हो पाएंगे? क्या बच्चों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? अब उसका हमको करना है बस चंद दिनों का और इंतज़ार। सोचिए, एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसी दिन एक पेपर लीक हुआ था। क्या चल रहा है? अब दोस्तों सोचिए ना कि आपने युवाओं के ऊपर लाठियाँ बाज दी। सोचिए, बच्चे पिट रहे हैं सड़कों पर, देश का भविष्य सड़कों पर पिट रहा है, उनके ऊपर अपना पैलेट गन चला रहे हैं। सोचिए, और बिहार के अंदर एक AK-47 की भी बात करी गई है कि वहाँ पे उस चीज़ का भी इस्तेमाल हुआ है। किस हद तक आप लोग बच्चों को, सोचिए, आप एक काम करिए, मिसाइल का प्रयोग कर दो हमारे ऊपर, क्या दिक्कत है? जनसंख्या कम होगी, जो गोदी मीडिया होगी वो जनसंख्या कम होने के फ़ायदे गिनवाई देगी हाँ जनता को, और जनता का ब्रेन वॉश करना काफ़ी आसान हो चुका है समृद्ध काल के अंदर। चलिए वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। सोचिए, ये वो बच्चे थे जिनकी उम्र 16 से 25 साल तक के बीच में थी। ये वो जेन जी पीढ़ी है जिसने कांग्रेस को ढंग से नहीं देखा है तो केवल एक ही पार्टी को, जिसका नाम है बीजेपी, और जिसके टॉप लीडर है हमारे देश के इस विश्व गुरु के बाबूजी PM मोदी जी, बस उन्हीं को देखा है। और जब ये पीढ़ी अपने पहले ही अधिकार मांगने पर, सोचिए, नॉर्मल से अपने अधिकार की पेपर तरीके से हो, फेयर तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पेपर लीक होने पर जवाबदेही होनी चाहिए। अगर अधिकार मांगने पर, जनजी का अधिकार मांगने पर उसको लाठियाँ, ठीक है, मतलब कि आंसू गैस के गोले, पैलेट गन या फिर बहुत बड़ी रिवॉल्वर की बहुत बड़ी गोली से उसको जवाब दिया जाए, तो सोचिए उसके अंदर का आक्रोश कितना अधिक बढ़ेगा और उसका विश्वास वर्तमान की सरकार के ऊपर कितना डगमगाएगा या फिर धराशायी हो सकता है विश्वास। और ऐसे ही हुआ दोस्तों, जेएनजी के अंदर वर्तमान की सरकार को लेकर के विश्वास काफ़ी डगमगाता हुआ हमको दिखाई दिया है। और इस विश्वास को पाने के लिए वर्तमान की सरकार को बहुत अधिक कदम, अच्छे प्यारे कदम उठाने पड़ेंगे। अगर वो ऐसे ही लगातार FIR बैक टू बैक करते रहेंगे छात्रों के ऊपर, तो सोचिए कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वर्तमान की सरकार का वर्तमान के जेएनजी के ऊपर। तो इसको लेकर के हमारी सरकार को काम करना चाहिए, वरना बड़े से बड़े देशों का सत्ता परिवर्तन होते हुए हमने देखा है। और एक बात वर्तमान की सरकार को समझनी होगी कि आप चुनाव जीत सकते हो जैसे तैसे करके, आप विपक्ष को डरा सकते हैं, लेकिन जिस दिन देश का युवा अपनी पहली नौकरी की जगह पहली लाठी खाता है ना, उस दिन से वो वोटर नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी बन जाता है। और दोस्तों, ये जेएनजी अगले 50 सालों तक भारत की राजनीति में वोट डालेगी, नीतियाँ तय करेगी और चुनाव जिताएगी भी और किसी पार्टी को हराएगी भी। और इस पीढ़ी के दिमाग में बीजेपी और आरएसएस की जो तस्वीरें अब छप गई है ना, उसे मिटाना किसी PR एजेंसी के बस की बात नहीं है। ये आपको अपने कर्मों के माध्यम से ही युवा का विश्वास अब जीतना होगा। ये मेरी सलाह है वर्तमान की सरकार को। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा पता अब आने वाले समय में। और अब सबसे अहम और तीसरा सवाल ये है, क्या राजनीतिक संग्राम का असली फ़ायदा किसे मिलेगा? इस राजनीतिक संग्राम का कांग्रेस को, सपा को या फिर आम आदमी पार्टी को? इस सवाल का जवाब आप चाहो तो मंथन करके वीडियो को पॉज करके आप मुझको इसका जवाब भेज सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर संवेदनशील मुद्दों पर भी एक बहुत बड़ा रुख होता हुआ हमको दिखाई दिया, जैसे उमर खालिद, शर्जील इमाम, आरक्षण का मुद्दा स्टार्ट हो चुका है, एथनॉल पेट्रोल का मुद्दा स्टार्ट हो चुका है, E20 का मुद्दा स्टार्ट हो चुका है, और धर्म जैसे जलते हुए मुद्दों पर CJP की क्या नीति होगी, अब हमको इसका इंतजार करना होगा। क्या सच में CJP केवल युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए बनी थी? युवाओं को सफलता प्राप्त हो गई, जो उनकी मांग थी एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे को लेकर के, वो इस्तीफा हमको मिल गया है, ठीक है। क्या सच में रिफॉर्म आएगा एजुकेशन के अंदर? इसका भी हमको बहुत बड़ा अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है। कब तक सफलता मिलेगी ज़मीनी स्तर पर वो अब चलेगा पता आने वाले समय में।
बट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा हम कह सकते हैं कांग्रेस और राहुल गांधी का कार्ड दूसरी तरफ मजबूत स्थिति में हमको दिखाई दे रहा है इस प्रोटेस्ट के बाद। सोचिए, विपक्ष को यही चाहिए था कि वर्तमान की सरकार के ऊपर निशाना कोई साधने वाला हो, और इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने निशाना साधना स्टार्ट किया और वर्तमान की सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज हो गया और उसको बोल्ड लेटर में तैयार करना विपक्ष अच्छे से तरह से जानता है। लगातार विपक्ष दूसरे समय एक्टिव हो चुका है। सोचिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय और अमित शाह से सीधा जवाब मांगा है और संसद के मानसून सत्र में जिस तरह विपक्ष एकजुट होता हुआ हमको दिखाई दिया, उसने सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। और इतिहास गवाह है, चाहे 1970 का जेपी आंदोलन हो जिसने इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाया था, या 2011 का अन्ना आंदोलन हो जिसने यूपीए को उखाड़ फेंका था, क्योंकि जब भी कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता है ना, उसका सीधा फ़ायदा देश की सबसे बड़ी संगठित विपक्षी पार्टी को मिलता है। और जब सड़क पर जब गुस्सा बहता हुआ दिखाई देता है ना, सत्ता की नाव डूबती पक्का है, आज नहीं तो कल। लेकिन उस बहते गुस्से की पतवार किसके हाथ में होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि संगठन किसके पास सबसे अधिक मजबूत है, जनता का भरोसा किसके पास सबसे अधिक है। सोचिए, राम मंदिर चंदा चोरी का विवाद, एथनॉल पेट्रोल का मुद्दा, महंगाई और अमेरिका से ट्रेड डील। बहुत बड़ा मुद्दा है कि अमेरिका हमको इंस्ट्रक्शन देता है कि आप रूस से तेल परचेस मत करो, हम तेल परचेस करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्यों भाई? और अब ये छात्र आंदोलन अब जो खड़ा हुआ है, इन सारे मुद्दों को मिला करके देखा जाए तो पास एक ठोस नैरेटिव तैयार हो चुका है। और दोस्तों, सच ये है कि इस आंदोलन ने देश को एक बात साफ साफ बता दी है कि कोई भी सत्ता अजय नहीं होती है, अमर नहीं होती है। जब युवा अपने हक की बात पर अड़ जाता है तो बड़े से बड़े राजनीतिक तिलिस्म ढह जाता है, बड़ी से बड़ी इमारत धराशायी हो जाती है। सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान का जाना तो सिर्फ एक कह सकते हैं एक छोटी सी एक एग्जाम्पल है, एक छोटी सी घटना है। आने वाले समय में चुनावी मैदान पर इसका क्या असर दिखेगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और लेकिन इतना तय है कि 2026 की ये गर्मी भारत की भावी राजनीति का एक नया अध्याय लिख चुकी है। बट आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि विपक्ष इस जन आक्रोश को वोट बैंक में बदल पाएगा, जनता का विश्वास जीत पाएगा? अपनी राय वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करके आप मुझे कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जब तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।